गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो चैनल एनजेएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने बच्चों के लिए 12वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। इसलिए सभी बच्चों से या जो भी हमारे इस वीडियो को देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। देखिए बच्चों कि मैंने आपको कल जो कराया था वो लीवर की स्ट्रक्चर तक कंप्लीट करा चुका था। आज जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे हम यकृत के कार्य, मतलब फंक्शनल ऑफ द लीवर्स। जो लीवर है उसके फंक्शन पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, कार्यों में अगर हम देखें तो नंबर 1 जो कार्य है वो है पित्त का निर्माण। पित्त को बाइल जूस कहा जाता है, पित्त रस जो है उसको बाइल जूस कहा जाता है। तो देखिए पित्त का निर्माण कैसे होता है। देखिए यकृत की जो कोशिकाएं हैं वो पित्त रस का निर्माण करती हैं। देखिए इसमें जो बाइल जूस होता है या जो पित्त रस है बच्चों, पित्त रस क्या होता है। ये पित्त रस जो है एक क्षारीय प्रकृति का एक तरल पदार्थ होता है। पित्त रस मुख्य रूप से 2 अवयवों से मिलकर बना होता है। इन अवयवों में मुख्य रूप से एक होता है जिसे हम कहते हैं पित्त वर्णक, दूसरा होता है जिसे कहते हैं पित्त लवण। इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट्स इसको कहते हैं बाइल साल्ट। तो ये मुख्य रूप से 2 अवयव होते हैं पित्त रस में। अब बात आती है कि बच्चों की पित्त जो वर्णक है वो क्या चीज होती है। पित्त जो वर्णक है वो 2 होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं हम बिलीवार्डिन, दूसरा होता है जिसे कहते हैं हम बिलीरुबिन और बिलीवार्डिन जो पित्त वर्णक होते हैं, इनका जो निर्माण होता है ये बनते कैसे हैं। जो Hb मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है बच्चों उसके अपघटन से बनता है। हीमोग्लोबिन के अपघटन से बिलीरुबिन और बिलीवार्डिन जो बिलीवार्डिन है इन दोनों वर्णकों का निर्माण होता है। और बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से इसमें हमारा जो जॉन्डिस रोग हो जाता है जिसे हम पीलिया कहते हैं वो हमारे लीवर में ज्यादा बढ़ने लग जाता है। जब हमारी आरबीसी जो है उनका अपघटन होने लग जाता है, हीमोग्लोबिन का अपघटन होने लग जाता है तो बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे हमारे नाखून और पेशाब जो है वो पीले रंग का जाने लग जाता है। तो देखिए बच्चों, जो पित्त रस है इसमें लवणों की अगर हम बात करें, पित्त लवण की जो साल्ट्स होते हैं पित्त लवण, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एक होता है इसमें NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक होता है इसमें वो है ग्लूको जिसको कहते हैं हम, दूसरा जो है वो है जिसको इसमें ग्लाइकोलेट कहा जाता है, ग्लाइकोलेट कहा जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से 2 पित्त वर्णक हैं जिसमें पिगमेंट्स होते हैं बिलीवार्डिन और बिलीरुबिन, और जो साल्ट्स होते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट्स और
दूसरा जो है वो टोकोफेरोल, जिसको कहते हैं ग्लाइकोसाइड्स कहा जाता है। तो पित्त, जो पित्त रस है जिसे हम बाइल जूस बोलते हैं, इसका निर्माण यकृत की कोशिकाओं के द्वारा होता है। वो जो पित्त रस है वो वसा का पायसीकरण करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। तो एक काम हो गया बच्चों, वो है पित्त रस का निर्माण। दूसरा फंक्शन अगर हम देखें तो देखिए बच्चों, पहले समझना है फिर मैं आपको बताऊंगा होता क्या है। कि जो हमारा रुधिर जो होता है, ब्लड जो है, उसके अंदर अगर आवश्यकता से ज्यादा ग्लूकोज ज्यादा बनने लग जाए या ज्यादा बनने लग जाए या स्टोर हो जाए, तो जो हमारा यकृत की जो कोशिकाएं हैं, जो हेपेटोसाइट्स होती हैं या हेपेटोसेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं बच्चों, जो ग्लूकोज है, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज जो हमारे रुधिर में जमा होने लग जाता है, उसको यकृत क्या करता है, ग्लूकोज को यकृत ग्लाइकोजन में संग्रहित करता है। अगर इस प्रोसेसिंग को कहें हम, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलने की प्रोसेसिंग होती है, उसको बच्चों हम कहते हैं ग्लाइकोजीनेसिस। एक टर्म है, मतलब ग्लाइकोजीनेसिस किसे कहते हैं। क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए कि ग्लाइकोजीनेसिस किसे कहते हैं, तो यकृत के द्वारा रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजीनेसिस कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों, ग्लाइकोजीनेसिस। तो दूसरा काम क्या है कि यकृत कोशिकाओं के द्वारा रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदला जाता है, उस क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। तीसरा अगर कार्य देखें बच्चों हम, इसका तीसरा काम जो होता है यकृत का, वो क्या होता है। अगर मान लीजिए हमारा जो रुधिर है, रुधिर में ग्लूकोज मतलब क्या है, ग्लूकोज एक रुधिर शर्करा होती है। तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अगर कम हो जाए तो ये जो ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया है, ये इसके विपरीत एक क्रिया होने लग जाती है। तो जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में बदल जाता है। कब बदलता है बच्चों, जब हमारे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा में कमी हो जाती है, तो उस टाइम पर बच्चों यकृत जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो उस क्रिया को, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बदलने की जो क्रिया है बच्चों, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजीनेलाइसिस। एक ग्लाइकोजीनेसिस है और एक ग्लाइकोजीनेलाइसिस है। तो ग्लाइकोजीनेलाइसिस तो है ग्लूकोज का ग्लूकोज में बदलना, और अगर इसके विपरीत अगर क्रिया हो जाए बच्चों, ऐसे एंटी क्रिया हो जाए, तो इसको तो बोल रहे हैं ये, और इसको कहेंगे हम ग्लाइकोजीनेसिस कहा जाता है। तो यहां पर बच्चों समझ में आ गया होगा, तीसरा फंक्शन समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो चौथा कार्य है, चौथा कार्य क्या होता है, जो यकृत की कोशिकाएं बच्चों वो क्या करती हैं, 3 विटामिन हमारे जो है वो रुधिर में बनती हैं और रुधिर में ही संचित होती हैं, जिनमें A और D और B12 ये 3 विटामिन ऐसी हैं जिनका निर्माण या संश्लेषण और संग्रहण है वो यकृत में होता है। पांचवा फंक्शन देखें बच्चों, तो पांचवा फंक्शन क्या होता है, यकृत के द्वारा यूरिया का निर्माण किया जाता है। यूरिया का निर्माण किया जाता है।
यूरिया जो हमारे जो उत्सर्जन तंत्र होता है, जिसमें जो अमोनिया है उसको यूरिया में बदला जाता है, किसके द्वारा? यकृत के माध्यम से। अगला नेक्स्ट अगर आप देखें, इसका अगला कार्य बच्चों 6 कार्य जो होता है, यकृत की जो सेल्स हैं या यकृत की जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा एक पदार्थ बनाया जाता है या संश्लेषित किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम हेपेरिन। नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो बच्चों देखिए, हेपेरिन क्या करता है? ये जो हेपेरिन है ये मुख्य रूप से हमारा जो रुधिर होता है, रुधिर जो रुधिर वाहिनियों में बहता है उसको ये जमने नहीं देता है। तो रुधिर को जमने नहीं देने वाला पदार्थ कौन सा है? वो है हेपेरिन। और ये इसका निर्माण कहाँ होता है बच्चों? वो होता है लीवर, जो हमारे जो कि पाचक तंत्र है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। 7वां अगर बच्चों इसका हम फंक्शन देखें या कार्य इसका देखें हम, तो 7वां कार्य क्या होता है कि जो हमारा जो यकृत है इसमें जो आरबीसी है, आरबीसी का जो अपघटन करती है, मैंने आप कल बताया था, जिसमें कुफर सेल्स होती हैं। कुफर सेल्स क्या करती हैं? जो मृत आरबीसी हैं उनका अपघटन करती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चों कि अगर भ्रूणावस्था में क्या होता है? जो यकृत की जो सेल्स हैं वो ब्लड का निर्माण करती हैं, लेकिन वयस्क अवस्था में जो आरबीसी डैमेज होती है या जो उनकी डेथ हो जाती है, मरने के बाद में उनका जो अपघटन होता है बच्चों, वो होता है कुफर सेल्स यकृत के माध्यम से। तो मेरे हिसाब से फिर मैं आपको एक बार जो हमारे यकृत के फंक्शन हैं उनको एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूं। पहला कार्य जो है वो है पित्त रस का निर्माण करना, बाइल जूस का निर्माण करना। दूसरा फंक्शन, दूसरा कार्य जो होता है बच्चों वो ये होता है कि जो हमारा रुधिर है, रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज बन जाती है, तो उस ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में संग्रहण किया जाता है। तीसरा कार्य जो है वो है रुधिर में ग्लूकोज की कमी होने पर ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदला जाता है। नेक्स्ट जो चौथा कार्य जो है वो है विटामिन ए, डी और बी12 का निर्माण या संग्रहण जो है वो यकृत में होता है, तथा यूरिया का निर्माण यकृत के द्वारा होता है। इसके अलावा हेपेरिन नामक पदार्थ का संश्लेषण होता है जो रुधिर का थक्का नहीं जमने देता है। तीसरा इसमें अगर नेक्स्ट अगर हम देखें लास्ट वर्क इसका, तो वो है कि जो कुफर सेल्स हैं, अगर भ्रूण अवस्था में यकृत कोशिकाएं ब्लड का निर्माण करती हैं तथा मृत आरबीसीओं के मृत होने पर कुफर सेल्स जो हैं उनका अपघटन करती हैं। मेरे हिसाब से आपको बच्चों ये यकृत के जो कार्य हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो अब हमारी 2 ग्रंथियां कंप्लीट हो गई पाचक ग्रंथियों में। जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी लाल ग्रंथि, सेकंड जो बच्चों हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी यकृत ग्रंथि। तीसरी जो पाचक ग्रंथि है बच्चों उसको हम हेडिंग डालेंगे, वो हेडिंग है आपकी देखिए तीसरा, जिसे कहते हैं हम अंगनाशय ग्रंथि। देखिए बच्चों अंगनाशय ग्रंथि क्या है? हमारे शरीर की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, पहले नंबर की यकृत है, सेकंड नंबर की जो अंगनाशय ग्रंथि है ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि का तात्पर्य क्या है यहाँ पर बच्चों? यह जो ग्रंथि है ये बाह्य स्रावी एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य करती है। शब्द आए यहाँ पर
मैं थोड़ा सा इनको क्लियर कर देता हूं, बाह्य स्रावी ग्रंथि। दूसरा यहाँ पर शब्द आया है वो है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो दोनों को देखिए क्या फर्क है इसमें। बाह्य स्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती हैं जिनके द्वारा स्रावित पदार्थ नलिकाओं के माध्यम से शरीर के अंग या रुधिर में डाला जाता है, तथा अंतःस्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जिनके द्वारा स्रावित रासायनिक जैव रासायनिक पदार्थ हीमोग्लोबिन दूसरी क्या नाम है हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स का ये सीधे रुधिर में डालती हैं। मतलब ये कहें हम दोनों में अंतर देखें तो बहिःस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। अगर अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो ये जो ग्रंथियां हैं ये नलिका विहीन या नलिका रहित ग्रंथियां होती हैं। इन दोनों का काम ये ग्रंथि करती है, अंगनाशय ग्रंथि करती है बच्चों, इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों कि ये ग्रंथि होती कहां पर है। जो ग्रहणी और आमाशय है उसके बीच में ये स्थित होती है। जिस तरह से हमने यहाँ पर अगर थोड़ा सा चित्र देखें तो इसमें इस तरह से जो इस तरह की जो है उसमें यहाँ पर ये इस तरह से स्थित होती है। तो अब इसकी बात करें बच्चों कि इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अंगनाशय ग्रंथि में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें पहली कोशिका है वो है एसिनाई, सेकंड कोशिका जो है वो है लैंगरहैंस। जो लैंगरहैंस दीपिकाएं। अब हम एक एक की बात करेंगे बच्चों। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एसिनाई। एसिनाई क्या होती हैं? ये बहिःस्रावी कोशिकाओं के समूह होते हैं। बहिःस्रावी कोशिकाओं का मतलब इसमें वो कोशिकाएं होती हैं जिनके जो बहिःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती हैं। तो एसिनाई कोशिकाओं के जो समूह हैं उनके द्वारा अंगनाशयिक रस का श्रवण किया जाता है। अंगनाशयिक रस जो कि पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है। दूसरा बच्चों अगर हम बात करें लैंगरहैंस दीपिकाएं, तो लैंगरहैंस दीपिकाएं जो हैं ये अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह होती हैं। इसमें ये मुख्य रूप से ये कोशिकाएं तीन प्रकार की अंतःस्रावी कोशिकाओं से बनी होती हैं, जिसमें नंबर अगर हम एक देखें बच्चों तो वो है अल्फा कोशिकाएं, अल्फा सेल्स या अल्फा कोशिकाएं। इस कोशिका के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे को बोलते हैं हम ग्लूकागोन हार्मोन। अगर बच्चों इसका काम देखें तो ये क्या करता है, ग्लूकागोन हार्मोन क्या काम करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। क्या करता है ये, ग्लाइकोजन जो है यकृत में उसको ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। दूसरी इसमें जो कोशिका है बच्चों वो होती है बीटा कोशिका, और इस कोशिका के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वो है इंसुलिन। इंसुलिन जो हार्मोन है ये क्या काम करता है, ये रुधिर में जो ग्लूकोज है उसको क्या करता है, ग्लाइकोजन में बदलता है। मतलब हमारे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का नियमन करता है। इसकी कमी से बच्चों रोग होता है जो आपने सुना होगा, वो है मधुमेह। क्या होता है, मधुमेह। डायबिटीज जो रोग है वो इंसुलिन की कमी से होता है। तीसरी सेल्स जो है बच्चों उनको कहते हैं हम डेल्टा या हम इन्हें गामा कोशिका कहते हैं।
और इनके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वो हार्मोन होते हैं सोमेटोस्टेटिन। दूसरा हार्मोन होता है इसमें वो है गैस्ट्रेटिन, मतलब गैस्ट्रिन हार्मोन है। एक होता है सोमेटोस्टेटिन और दूसरा है गैस्ट्रिन हार्मोन। तो कहने का मतलब ये कि अग्नाशय ग्रंथि जो है ये एक हमारे शरीर की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। इसमें ये जो ग्रंथि है ये मिश्रित ग्रंथि है। ये अग्नाशय ग्रंथि जो है मिश्रित ग्रंथि का काम करती है, जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों के गुण पाए जाते हैं। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एसिनाई कोशिका जिसके द्वारा अग्नाशिक रस का श्रवण किया जाता है, मतलब बाह्यस्रावी कोशिकाओं का काम करता है। लैंगरहैंस दीपिकाएं जिसमें ये अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह से बनी होती है, जिसमें 3 कोशिकाएं होती हैं, जिसमें अल्फा कोशिका के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन का श्रवण किया जाता है, बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का श्रवण किया जाता है, डेल्टा या गामा कोशिका के द्वारा गैस्ट्रिन या सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का श्रवण किया जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर बच्चों ये हमारी तीनों पाचक ग्रंथियां हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो अब हमारे पास में देखिए हमारा जो मानव का पाचन तंत्र है वो कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए बच्चों मैं आपको इस पूरा जो हमने पाचन तंत्र पढ़ाया उसका जो पाचन तंत्र की संरचना जो हमने पढ़ाई उस पाचन तंत्र की पूरी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर पुनः आपको एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ एक बार 5 मिनट और आपकी में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। तो देखिए सबसे पहले हमने बात की थी पाचन की, उसके बाद हमने पाचन तंत्र की बात की थी। पाचन तंत्र में 2 भाग थे, आहार नाल, पाचक ग्रंथियां। आहार नाल के 6 भाग थे, मुख, मुखगुहिका, ग्रसनी, ग्रासिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, रेक्टम। इसके बाद में जो अगला हमने जो बात करी थी पाचक ग्रंथियों की बात की थी। हमारे 3 पाचक ग्रंथियां होती हैं जिसमें हमने पहले पढ़ी थी लाल ग्रंथि, सेकंड यकृत, चौथी अग्नाशय जिसमें हमने यकृत के कार्य पढ़े। और इसके बाद में हम जो है नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम अगला टॉपिक लेंगे और बच्चों वो टॉपिक होगा आपके मानव में पाचन की क्रिया विधि। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, अब तक देखो बच्चों हमने जो भी पार्ट्स पढ़े हैं वो सभी मानव पाचन तंत्र की संरचना में पढ़े, लेकिन अगला जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मानव में पाचन तंत्र की क्रिया विधि, जिसको जितने हमारे अलग अलग पार्टों में हम इसको पढ़ाएंगे। तो देखिए बच्चों इसी के साथ में हमारा आज का जो वीडियो है वो यहीं पर हम विराम देते हैं। हम इसी के साथ में हमारे चैनल को पुनः लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें।